बच्चों क्लास 12th भूगोल विषय की कक्षा 12th के अध्याय नंबर 2, इसका नाम है प्रवास। इसके पार्ट 2 प्रवास के कारण और परिणाम, इसका अध्ययन हम आज करेंगे। बच्चों पेन, पेंसिल, एटलस में खाली मैप और पुस्तक ये हमारे पास में होनी चाहिए। बच्चों इसी के साथ में हम पढ़ रहे हैं कि भारतीय प्रसार क्या होता है, इंडियन डायस्पोरा। बच्चों हमने सुना होगा कहीं न्यूज़ में, पत्र पत्रिकाओं में कि इंडियन डायस्पोरा ये काम कर रहा है, इंडियन डायस्पोरा के साथ में ये हुआ। लेकिन आखिर इंडियन डायस्पोरा या भारतीय प्रसार होता क्या है, इसका क्या अर्थ होता है, इसके क्या मायने हैं। बच्चों भारतीय प्रसार अर्थात इंडियन डायस्पोरा वो व्यक्ति होते हैं जो कि भारत से बाहर किसी अंतर्राष्ट्रीय देश में, किसी बाहर विदेशी देश में जा कर के रहते हैं और वहाँ से पैसे, रुपए या फिर धन भारत के अंदर भेजते हैं। बच्चों यहाँ भारतीय डायस्पोरा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कौन कौन सी तरंगे हैं, कौन कौन से फेज हैं, कौन कौन से काल हैं जिनके अंतर्गत भारतीय डायस्पोरा बाहर गया। बच्चों यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गिरमिट नामक एक्ट में, ये आज़ादी से पहले के समय कालखंड है जहाँ अंग्रेज़ों ने या दूसरे विभिन्न औपनिवेशिक देशों ने गिरमिट नामक एक्ट के तहत, अनुबंध के तहत विभिन्न औपनिवेशिक साम्राज्यों ने भारतीयों को बाहर विदेशों में भेजा। ठीक है बच्चों, किस कारण से भेजा? रोपण कृषि में काम करने के लिए मजदूरों के रूप में बाहर भेजा। ठीक है बच्चों, लेकिन वहाँ जाकर के वो व्यक्ति स्थायी रूप से बस गए। अब अंग्रेज़ों ने कहाँ से क्या किया? उत्तर प्रदेश और बिहार से मॉरिशस, कैरेबियन द्वीप जिसमें ट्रिनिडाद, टोबैको और गुयाना आते हैं, फिजी और दक्षिण अफ्रीका में भेजा। अलग अलग औपनिवेशिक देश जो भारत में थे उन्होंने अलग अलग जगह पर भारतीयों को भेजा। ठीक है बच्चों, किस रूप में भेजा? यहाँ पर लिखा रोपण कृषि के रूप में कार्य करने के लिए, मजदूरों के रूप में। अब रोपण कृषि क्या होती है ये हमारे अगले चैप्टर्स में आएंगे। यहाँ पर केवल इतना देखना है बच्चों कि रोपण कृषि के रूप में, रोपण कृषि एक विशेष प्रकार की कृषि होती है। इसके अंतर्गत उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कृषि की जाती है और व्यापारिक उद्देश्यों के लिए की जाती है। ठीक है बच्चों, तो इनके लिए क्या करने के लिए भेजा? रोपण कृषि के लिए मजदूरों को बाहर विदेशों में भेजा। ठीक है, कहाँ से? विशेष रूप से उत्तर प्रदेश और बिहार के मजदूरों को विभिन्न देशों में भेजा। ये देश की सिचुएशन कहाँ पर है ये हम अगली स्लाइड में देखेंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद हमने देखा कि फ्रांसीसी और जर्मनों ने रियूनियन द्वीप, गुआडेलोप, मार्टिनिक और सूरीनाम में भेजा। डच और पुर्तगालियों ने गोवा, दमन दीव से, जो कि इनके अधिकार क्षेत्र में थे, वहाँ से अंगोला, मोजाम्बिक और अन्य देशों में भेजा। ठीक है बच्चों, अब इन देशों की स्थिति क्या है एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पर कैरिबियन द्वीप समूह है बच्चों, यहाँ पर कैरिबियन द्वीप समूह है। यहाँ गुआडेलोप, सूरीनाम और मार्टिनिक है। देखो इन तीनों देशों की स्थिति अलग अलग जगह पर है। गुआडेलोप, सूरीनाम और मार्टिनिक, ये पास पास में छोटे छोटे देश हैं जो इन औपनिवेशिक देशों के अंडर में आते थे। यहाँ पर अंगोला, यहाँ पर मोजाम्बिक, मॉरिशस, रियूनियन द्वीप, इसके अलावा यहाँ पर ब्रुनेई, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, इंडोनेशिया और यहाँ पर फिजी। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से अलग अलग दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में भारतीयों को भेजा गया और वहाँ पर वो स्थायी रूप से रहने लगे। आज भी लगभग 110 देशों में भारतीय डायस्पोरा विस्तारित है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने देखा ये इस प्रकार से भारतीय प्रवासियों की दूसरी तरंग थी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर भारतीय प्रवासियों की दूसरी तरंगे व्यवसायी, शिल्पियों, व्यापारी और फैक्ट्री मजदूरों के रूप में थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई आदि देश जो हमारे पड़ोसी, पूर्व दिशा में जो हमारे पड़ोसी है वहाँ पर इन लोगों को भेजा। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ बच्चों? 1970 के दशक में खाड़ी देश जो पश्चिम में है हमारे, तेल अर्थव्यवस्था, यहाँ चूँकि तेल, पेट्रोलियम बहुत ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इस वजह से मजदूरों की ज़्यादा आवश्यकता होती है, वहाँ मजदूरों की ज़्यादा डिमांड हुई। इस वजह से वहाँ पर श्रमिक और मजदूरों को मांग जन्य अर्धकुशल और कुशल श्रमिक वहाँ पर गए और आज भी ये लगातार रूप से जा रहे हैं और वहाँ से जो धन है वो वहाँ हमारे भारत में भेज रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यह हमने देखा कि विभिन्न प्रकार के देशों में ये लोग गए।
इसके बाद हम देखते हैं जो तीसरी तरंग है, प्रवासियों की जो तीसरी तरंग है वो वर्तमान में देखने को मिल रही है। उच्च शिक्षित जो लोग हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैनेजमेंट के उच्च तकनीक के जो लोग हैं, ये सब कहाँ गए? अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड आदि विकसित देशों में गए। ठीक है बच्चों, जो आज भी लगातार रूप से हो रहा है। उच्च शिक्षित जो लोग हैं वो बाहरी विदेशी विकसित देशों में जो जा रहे हैं, उनका क्या कारण है? इंजीनियर, डॉक्टर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहाँ पर अपनी सेवाएं देने के लिए। ठीक है बच्चों, इसके बाद में 1991 का जो उदारीकरण का जो दौर था, उसके पश्चात भी काफ़ी बड़ी तादाद में लोग बाग गए, काफ़ी बड़ी तादाद में भारतीय प्रसार, इंडियन डायस्पोरा का विकास हुआ। ठीक है बच्चों, इसमें ही देखते हैं अनुमान के तहत लगभग 2 करोड़ व्यक्ति भारतीय प्रसार में हैं, जो लगभग 110 देशों में है। ठीक है बच्चों, और लगातार रूप से यह दुनिया का सबसे बड़ा डायस्पोरा बनता जा रहा है। ठीक है, सर्वाधिक शक्तिशाली भी डायस्पोरा है। डायस्पोरा का मतलब समझ गए होंगे, भारतीय रूप से जो प्रसार, भारतीय व्यक्ति जो बाहर विदेशों में गए हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं प्रवास में स्थानिक भिन्नताएं किस प्रकार की आती है। आखिर कौन से राज्यों से, किन क्षेत्रों से व्यक्ति प्रवासित होते हैं और कहाँ की ओर जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने देखा महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है राज्य स्तर पर देखें तो। और कहाँ से आते हैं? उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादातर लोग कहाँ को ओर जाते हैं? महाराष्ट्र की ओर जाते हैं। विशेष रूप से महानगर है, जैसे मुंबई है, पुणे है, उन क्षेत्रों में औद्योगिकरण के कारण और विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के कारण वो कहाँ पर जा रहे हैं? महाराष्ट्र की ओर प्रवासित ज़्यादा हो रहे हैं। ठीक है, नगरीय समूहन की बात करें, कौन से नगर में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं? तो वो कहाँ है? वृहत मुंबई में, जैसे कि मैंने अभी बताया। और इसमें अंतर्राज्यीय, अंतर्राज्यीय का मतलब उसी राज्य से, कौन से राज्य से? महाराष्ट्र से। उसी महाराष्ट्र में चूँकि वृहत मुंबई है तो महाराष्ट्र से ज़्यादा प्रवासित हो रहे हैं। और बाहरी यदि हम बात करें दूसरे राज्यों से, तो उत्तर प्रदेश और बिहार से ज़्यादा व्यक्ति प्रवासित हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर इसके बाद हम देखते हैं बच्चों प्रवास के क्या कारण हैं। प्रवास के कारणों पर एक नज़र हम देख लेते हैं। प्रवास के 2 प्रकार के कारक जिम्मेदार होते हैं। एक तो प्रतिकर्ष कारक, जिसे हम इंग्लिश में पुश फैक्टर कहते हैं, और एक होता है अपकर्ष कारक, जिसे कहते हैं पुल फैक्टर। ठीक है बच्चों, पुश फैक्टर इंग्लिश में हम जानते हैं, पुश का मतलब होता है धक्का देना और पुल का मतलब होता है खींचना। ठीक है बच्चों, तो पुश फैक्टर के अंतर्गत ऐसे कारक होते हैं जिसकी वजह से व्यक्ति बाहर की ओर जाने के लिए प्रेरित होता है, बाहर की ओर जाने के लिए प्रेरित होता है। और पुल फैक्टर में ऐसे कारक होते हैं जिस वजह से व्यक्ति उस क्षेत्र में आने की ओर आकर्षित होता है जिस क्षेत्र में वो जा रहा है। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कोई गरीबी, कृषि भूमि पर जनसंख्या का बढ़ता दबाव, शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाओं की कमी, युद्ध व प्राकृतिक आपदा। ये सब कारण कौन से हैं बच्चों? ये सब कारण हैं पुश फैक्टर, जो व्यक्ति को बाहर की ओर जाने के लिए प्रेरित करता है, अपने स्थान को छोड़ने की ओर प्रेरित करता है। जैसे कि गरीबी, यदि गरीबी होगी तो रोजगार के लिए व्यक्ति बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, यदि कृषि भूमि कम है, हमारे पास कृषि भूमि सीमित मात्रा में है किन्हीं क्षेत्रों में, ठीक है बच्चों, तो वो कृषि भूमि पर सीमित मात्रा में संसाधन भी सीमित होंगे, इस वजह से वो व्यक्ति बाहर की ओर जाएगा। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य की सेवाओं की कमी, युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं, ये विभिन्न प्रकार के कारण हैं जो कि पुश फैक्टर का काम करती है। दूसरी ओर जब हम देखते हैं पुल फैक्टर या अपकर्ष कारक, रोजगार के पर्याप्त बेहतर अवसर, बेहतर शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सेवाएं और मनोरंजन के साधन, बड़े महानगर या फिर दूसरे किसी देश या क्षेत्र में जाने के लिए यह पुल फैक्टर काम करता है, जो अपनी ओर व्यक्तियों को आकर्षित करता है बच्चों। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रवास के 2 कारण देखे। कौन कौन से देखें? एक तो पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिकर्ष कारक, और एक अपकर्ष कारक। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं बच्चों कि पुरुष प्रवास के कारणों में रोजगार प्रमुख कारण है। पुरुष प्रवास किस वजह से होता है? रोजगार के कारण। लेकिन महिलाओं का प्रवास किस वजह से होता है? कल भी हमने देखा था किस वजह से होता है? विवाह के कारण। सर्वाधिक प्रवाह कारक विवाह के कारण है। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है बच्चों कि मेघालय जो हमारा राज्य है नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत, वहाँ पर विवाह के कारण महिलाएं अपना स्थान नहीं बदलती, महिलाएं अपना स्थान नहीं बदलती, तो कौन बदलता है? पुरुष बदलते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना बच्चों कि पुरुष अपना घर छोड़ करके महिला के घर में जा कर के रहता है। कहाँ पर?
मेघालय नामक राज्य में, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य है छोटा सा। इसमें गारो, खासी, जयंतिया 3 क्षेत्र है। वहाँ पर महिला प्रधान क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ पर महिला मुखिया होती है और महिला के घर में ही जा कर के पुरुष निवास करता है विवाह के पश्चात। और साधारण रूप से हमारे क्षेत्रों में क्या होता है, महिला पुरुष के घर में जा कर के निवास करती है, ठीक है। बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, है ना। इसके बाद देखते हैं हमारा कि कौन कौन से कारण हैं पुरुष प्रवाह के। इस पाई चार्ट के द्वारा हम देख सकते हैं कि पुरुष प्रवाह के कौन कौन से कारण हैं। काम व रोजगार के लिए 24%, व्यवसाय के लिए 2%, शिक्षा के लिए 2%, विवाह के लिए 4%, जन्म के बाद जाना ये 14%, परिवार के साथ यदि कोई जा रहा है तो ये 20% और अन्य कोई कारण है तो ये 34%। तो यहाँ पर हम पुरुषों का यदि प्रवास देखें बच्चों विशेष रूप से, तो रोजगार के लिए 24% जो ये कारक है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसमें व्यवसाय, शिक्षा, विवाह का मात्र 4% है। जन्म के बाद जाना, जन्म होने के बाद यदि कोई स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो 14% है। परिवार के साथ यदि किसी के पिताजी या दादाजी कहीं जा रहे हैं तो उन्हीं के साथ चले जाना, ये कैसा है 20% है। और अन्य कोई कारणों से 34% प्रवास होता है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि रोजगार के कारण यदि पुरुषों का प्रवास हो रहा है तो वो कितना परसेंट है, 24% है भारत के अंदर 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है बच्चों। इसके विपरीत यदि हम बात करें महिलाओं की, स्त्री प्रवास की, यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है 67%। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है बच्चों, लगभग 67% जो है कारण है वो विवाह का कारण है। इसके अलावा हम देखें शिक्षा का मात्र 1%, काम व रोजगार का मात्र 2%, अन्य कारण 14%, परिवार के साथ 12% और जन्म के बाद 4%। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है, स्त्री प्रवास में विवाह के कारण लगभग 67% जो विवाहित महिलाएं हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवासित करती है, ठीक है बच्चों। इस चार्ट के द्वारा हमें इसे आसानी से रूप से समझ सकते हैं। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम प्रवास के परिणाम। हमने प्रवास के कारण पढ़े, इसके बाद हम प्रवास के क्या कर रहे हैं, परिणाम पढ़ रहे हैं। अब प्रवास के बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, हम जानते हैं यदि एक व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह पर जाएगा तो उसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं। कौन कौन से परिणाम हो सकते हैं, आर्थिक परिणाम हो सकते हैं, जननांकीय परिणाम हो सकते हैं, सामाजिक परिणाम हो सकते हैं या पर्यावरणीय परिणाम हो सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार के परिणाम हो सकते हैं। अच्छा, परिणाम को हमेशा ये जरूरी नहीं है कि लाभ के ही हो, हानि भी हो सकती है। लाभ भी हो सकता है और हानि भी हो सकती है, दोनों प्रकार के परिणाम सामने आएंगे। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं कि परिणाम कौन कौन से होते हैं। तो पहला हमारा है आर्थिक परिणाम। हम सब जानते हैं कि आर्थिक रूप से यदि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो किस कारण से जाता है, रोजगार प्राप्ति के लिए। अब रोजगार प्राप्ति यदि वो कर लेता है दूसरी जगह पर तो वो क्या करेगा, अपना जो पैसा है वो अपने मूल स्थान पर भेजेगा, अपना पैसा मूल स्थान पर। इसे क्या कहते हैं, हुंडी बोलते हैं हिंदी में। प्रवासियों द्वारा अपने मूल स्थान को भेजे जाने वाली धनराशि हुंडी कहलाती है। तो अपने मूल स्थान पर क्या भेजेगा व्यक्ति, हुंडी भेजेगा, ठीक है बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों द्वारा हुंडियों के रूप में खरबों रुपए भारत में भेजे जाते हैं। आज भी दुनिया में लगभग सबसे ज़्यादा जो मात्रा में यदि हुंडी भेजी जाती है तो भारतीयों के द्वारा भेजी जाती है, ठीक है बच्चों। जिन क्षेत्रों में ये भारी धनराशि प्राप्त होती है तो उस क्षेत्र में विकास होगा, उस क्षेत्र में क्या होगा, आर्थिक विकास होगा, उसमें वृद्धि होने लगेगी। लेकिन वो सेवा कहाँ दे रहा है, दूसरे देश में या दूसरे क्षेत्र में दे रहा है, ठीक है। लेकिन इसके नकारात्मक परिणाम क्या होंगे, औद्योगिक दृष्टि से विकसित क्षेत्रों में गंदी बस्तियों का विकास इसका नकारात्मक परिणाम होता है। सकारात्मक परिणाम हमने देखा हुंडियों का आना, लेकिन इसका नकारात्मक परिणाम क्या हो सकता है, वहाँ पर उनकी उचित व्यवस्था नहीं होने के कारण क्या होता है, गंदी बस्तियों का निर्माण हो जाता है। अमानवीय दशाओं में वो रहने के लिए क्या होते हैं, मजबूर होते हैं बच्चों, ठीक है। इस वजह से इसके क्या हुआ, ये नकारात्मक हो गया और यहाँ पर ये सकारात्मक आर्थिक परिणाम हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा जो हम परिणाम देख रहे हैं वो है जननांकीय परिणाम। जननांकीय परिणाम का मतलब होता है जनसंख्या या इससे संबंधित जो कारक है उनमें किस प्रकार के चेंज या बदलाव आ रहे हैं। अब हम सब जानते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर व्यक्ति जाता है तो अब पुराने स्थान को छोड़ देगा, नए स्थान पर जाएगा, तो नए स्थान और पुराना स्थान दोनों जगह पर जननांकीय परिवर्तन देखने को मिलते हैं। विशेष रूप से लिंग अनुपात, ठीक है बच्चों, आयु संरचना एवं ग्रामीण नगरीय संगठन। व्यक्ति हम सब जानते हैं व्यक्ति गांव से शहर की ओर
रोजगार की प्राप्ति के लिए जाता है तो गाँव में उसकी संख्या कम हो गई, खास तौर से पुरुषों की संख्या गाँव में कम हो गई और नगरों में बढ़ जाती है। इसी प्रकार से आयु संरचना, एक कमाने वाला व्यक्ति जिस एज में वो कमा सकता है, उस जो कार्यशील जनसंख्या हमें बोलते हैं, उस कार्यशील जनसंख्या का एक स्थान से दूसरे जगह पर प्रवास होता है। तो जहाँ से प्रवास होता है, जैसे कि गांव से प्रवास होता है तो वहाँ कार्यशील जनसंख्या कम हो जाती है, और जहाँ को प्रवास होता है वहाँ क्या होता है, कार्यशील जनसंख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ इन संगठनों में भी परिवर्तन होते हैं। इसके बाद देखते हैं सामाजिक परिणाम। एक व्यक्ति के साथ में उसके कल्चर भी जुड़ा होता है, उसकी संस्कृति भी जुड़ी होती है। एक जगह से यदि दूसरी जगह जाएगा तो हो सकता है नई जगह की वो संस्कृति अपना ले, नई जगह की रीति रिवाज अपना ले, लेकिन वो अपनी पुरानी रीति रिवाजों को भी याद करता है। लेकिन इसके साथ में यदि उसको उन चीज़ों को, यदि उन कल्चर को उसको देखने का नहीं मिलता तो वो परेशान होता है, दुखी होता है, उसे उन चीज़ों की याद आती है। तो इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या रहा कि मिश्रित संस्कृति का उद्विकास होता है। यदि एक बिहार का व्यक्ति यदि महाराष्ट्र में जाता है तो बिहारी कल्चर के साथ में मराठी कल्चर को भी अपना लेगा, तो एक मिश्रित संस्कृति का विकास होगा। ठीक है बच्चों, लेकिन साथ में इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आते हैं कि अपने बिहारी लोगों को, बिहारी कल्चर को, अपनी भाषा को, अपने रीति रिवाज को वो याद करेगा, और वहाँ उस तरीके की चीज़ें नहीं होते हुए वो परेशान होगा, दुखी होगा, और दुखी होने के कारण क्या, खिन्नता आएगी, सामाजिक निर्वात की स्थिति बनेगी। सामाजिक निर्वात मतलब अपने जैसे लोगों की कमी उसे खिलेगी। ठीक है बच्चों, और खिन्नता क्या भावना उत्पन्न होगी। ठीक है, और ये इस तरीके की चीज़ें यदि व्यक्ति के मन में आती है तो मानसिक रूप से वो परेशान हो सकता है। मानसिक परेशान होगा तो अपराध की ओर जा सकता है। ठीक है बच्चों, औषध दुरुपयोग यानी नशे की ओर भी वो जा सकता है। ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम देखते हैं कि इसके पर्यावरणीय परिणाम कौन कौन से हो सकते हैं। अब इसके पर्यावरणीय परिणाम लगातार रूप से नेगेटिव ही देखे गए हैं। इसमें बस्तियों में अनियोजित वृद्धि, यदि कोई श्रमिक बाहर किसी दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो वहाँ पर उसको उचित व्यवस्था तात्कालिक रूप से नहीं मिल पाएगी, इसलिए वो जैसे तैसे करके वहाँ पर रहने लगेगा। तो क्या होगा, अनियोजित बसावट होगी, गंदी बस्तियों का विकास होगा, अनेक पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती है जिससे। ठीक है बच्चों, इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन होगा, भूमिगत जल का दोहन होगा। जैसे कि यदि सभी लोग, ज़्यादातर लोग यदि मुंबई में रहें तो वहाँ संसाधनों की कमी होने लग जाएगी। ठीक है, वायु प्रदूषण होगा, वाहित मल के निपटान के व ठोस कचरे के प्रबंधन में समस्या आएगी, कचरा ज़्यादा होगा। बड़े बड़े नगरों में हम ये चीज़ें समस्या को देखने को मिलती है कि वाहित मल और ठोस कचरे का जो प्रबंधन है वो बहुत बड़ी समस्या का कारण भी बनता जा रहा है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों आज हमने पढ़ा कि प्रवास के कारण और परिणाम कौन कौन से होते हैं।